हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनाकल आईएएस क्लासेस। हेरी सुरेश प्रसाद। आइए हम पढ़ते हैं। आज चौथा लेक्चर होगा आपका सामान्य भूगोल का, है ना। जो 3 नंबर के आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं ना सामान्य भूगोल से। भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका आर्थिक भूगोल से और 2 क्वेश्चन आपका सामाजिक और डेमोग्राफिक भूगोल से, है ना। तो 3 आज है और कल का क्लास होगा, उसके बाद सामान्य भूगोल खत्म हो जाएगा। फिर जो हम क्लास लेंगे प्री कम मेंस लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं जो बच्चा कुछ अब आगे। देखिए भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त हो गया, है ना। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है 1971 में इसका सृजन हुआ, क्रिएशन हुआ। 74 में भारत और बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये प्रावधान किया गया कि सर्वसम्मति से जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मानवीय बस्तियां हैं और कुछ भूभाग है ना, उनका है जो है आदान प्रदान किया जाए, ताकि विवाद जो हमारे जो सीमा जो समस्या है ना, उसका जो है कोई हल प्राप्त हो सके। तो इस दिशा में भारत सरकार ने क्या किया, 7 मई 2015 को, है ना, 7 मई 2015 को एक बिल पास किया। वो है 100th संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन वो कहलाया, है ना। और उसके द्वारा जो है 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये मानवीय बस्ती और जो भूभाग को लेकर जो आदान प्रदान की बात की गई है, उसको लागू किया गया, है ना। तो ये देखिए पहले समझने का प्रयास कीजिए कि मानव बस्तियां कैसी थी। मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की कुछ बस्तियां ऐसी थी, ये भारत है, भारत है चारों तरफ, चारों तरफ भारत है, इधर भी भारत है, ये बांग्लादेश है यहाँ पर। तो क्या यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, जो भी निवास करती है यहाँ पर, तो ये क्या हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित फील करते हैं। असुरक्षित फील करने के कारण क्या होता है कि हमेशा दबाव में रहते हैं ये, है ना। उसी तरह से इस तरह की बस्तियाँ जो है भारत की भी हैं बांग्लादेश में। देखिए इंडिया है, ये इंडिया की बस्ती देखिए, ये है इंडिया, ये है बांग्लादेश, इधर ही बांग्लादेश, इधर ही बांग्लादेश, है ना। इसका इधर जो है बांग्लादेश, तो चारों तरफ बांग्लादेश है और बीच में जो भारत की बस्ती अंदर घुसी हुई है, पतली सी, है ना। तो यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू भाई रहते हैं, तो मुसलमान चारों तरफ से बहुसंख्यक हो गए और बीच में जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। यहाँ ठीक इसका हो गया कि यहाँ मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हो गया और हिंदू बहुसंख्यक हो गए। तो दोनों के साथ इस तरह की समस्या थी। तो ये बड़ा दूरदर्शी वाला काम और अच्छा काम है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये सबसे अच्छा काम है कि सत्ता में आते ही 2015 में इस समस्या का समाधान कर दिया उन्होंने। अब हम देखते हैं कि भारत को जो है कितना क्षेत्र प्राप्त हुआ और बांग्लादेश को कितना क्षेत्र प्राप्त हुआ, है ना, आदान प्रदान से, इस तरह की बस्तियों का आदान प्रदान से। तो ये देखिए भारत को प्राप्त क्षेत्र है, भारत को प्राप्त क्षेत्र, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल को 2398.03 स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय को जो 240.378 स्क्वायर किलोमीटर और त्रिपुरा को 138.41 स्क्वायर किलोमीटर। तो कुल योग देखिए 2777.038 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्र भारत को प्राप्त हुआ। अब देखते हैं बांग्लादेश को क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए बांग्लादेश को ये पश्चिम बंगाल से इतना प्राप्त हुआ 1997.59 स्क्वायर किलोमीटर। मेघालय देखिए, मेघालय से प्राप्त हुआ 41.702 स्क्वायर किलोमीटर और 268.39 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कुल योग कितना हुआ 2267.628 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए भारत को प्राप्त हुआ 2777 और इनको प्राप्त हुआ 2267, तो है ना। तो 500 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, उसका फर्क रहा, लेकिन कमो बेश बराबर ही रहा, है ना। तो इस तरह से जो मानव बस्तियाँ जो और भूभाग जो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसे हुए थे, उनका आदान प्रदान करके बिल्कुल सीमा को बिल्कुल सीधा किया। और अब मेरे ख्याल से अच्छा है, दोनों देश की जनता जो अपने आप को सिक्योर फील करेगी और बेहतर फील करेगी। तो ये इस सीमा विवाद जो है ख़त्म करने की दिशा में ये अच्छा कदम है, वेलकम कदम है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, है ना।
अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा विवाद है आपका जो है फरक्का डैम को लेकर, है ना। तो ये देखिए फरक्का आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये देखिए बांग्लादेश है ना। तो यहाँ पर देखिए फरक्का डैम है ना, फरक्का डैम है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में फरक्का डैम है, ये इधर से आ रही है ना। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पानी रोक कर जो है डैम से जो है ये हुगली नदी में पानी डाला गया है और एक इधर बांग्लादेश चला जाता है ना, हाँ जी। बांग्लादेश में चला जाता है, फिर वो ब्रह्मपुत्र से जाके वहाँ मिलती है ना। तो फरक्का डैम के कारण जो है वो देखिए भारत जो है ने कुछ गलती नहीं की है। बांग्लादेश के डिमांड पे फरक्का से बांग्लादेश को भी पानी मिलता है और कलकत्ता शहर को भी पानी मिलता है ना। लेकिन रिसेंटली एक समस्या आई कि यहाँ पर जो है चूँकि गाद के कारण जो मैदानी क्षेत्रों से नदियाँ जाती हैं वहाँ पर डैम में जो पानी जमा करती है, तो अपने साथ जो अवसाद और गाद, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं, वो भी जाके जमा करती हैं। तो जमा करने के कारण क्या होता है कि डैम का जो है जो नीचे का जो तल है वो काफ़ी भर गया है ना। तो डैम में पानी बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनवरी से लेकर जून तक जो है यहाँ पर पानी का स्टोर कम होता है और कलकत्ता को भी डिमांड पूरा करना है और बांग्लादेश को भी देना है। तो इस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। बारिश के दिनों में क्या इसके विपरीत परिस्थिति होती है। बारिश में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ, देखिए कोसी है, गंडक है, इधर पुनपुन है, सोन है और ये गंगा नदी है, उसमें ऊपर भी कई नदियाँ मिलती हैं। तो बहुत सारा पानी उड़ेलती है गंगा में और गंगा जो लबालब भरी रहती है। तो ये जो है डैम जो है पूरा जल्दी भर जाता है ना, भर जाता है। भर जाने के कारण क्या है कि डैम के फाटक खोलने पड़ते हैं और बांग्लादेश को पानी छोड़ना पड़ता है, अनाउंस करके छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, बांग्लादेश को उस समय नुकसान होता है क्योंकि उनकी खेती लगी होती है और पानी भर जाता है और डैमेज हो जाता है ना। तो ये कोई जानबूझकर क्रिएट नहीं किया हुआ है। मुझे लगता है कि इंजीनियर्स की हेल्प से इस डैम को जो है थोड़ा सा गहरा करना चाहिए, मिट्टी और गाद निकालना चाहिए, तो इसको पानी भी मिलेगा, है ना, और स्टोर भी ज़्यादा होगा पानी, है ना, और समय से पानी बोल के छोड़ा जा सकता है, उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा, है ना, यदि धीमी गति से छोड़ते हैं तो ये है आपका फरक्का डैम। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये वेस्ट बंगाल के पहल में, ये पहल के कारण जो है ये फरक्का डैम बना है ना। तो ये है फरक्का डैम का हिसाब किताब, है ना। अब देखिए एक दूसरा विवाद है न्यू मोर आइलैंड को लेकर, है ना। हाँ जी, ये देखिए बांग्लादेश और भारत है और बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच यहाँ पर जो है एक आइलैंड है ना, एक आइलैंड है और ये है न्यू मोर आइलैंड। न्यू मोर आइलैंड द्वीप है एक। देखिए ये है बिल्कुल ये भारत, ये देखिए ये भारत की सीमा है और ये बांग्लादेश की सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के ठीक बीच जो है न्यू मोर आइलैंड है। बांग्लादेश कहता है कि ये हमारा आइलैंड है और इंडिया कहता है कि हमारा आइलैंड है ना। तो यहाँ विवाद है न्यू मोर आइलैंड को लेकर, फरक्का डैम को लेकर और जो मानवीय क्षेत्र जो है ना, जो मानवीय बस्तियाँ हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसे हुए थे, उनका जो है आदान प्रदान करके समस्या का समाधान किया, है ना। तो ये है भारत बांग्लादेश का सीमा विवाद, है ना। अब हम लोग देखते हैं भारत के जल क्षेत्र के बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यवस्था के अनुसार जो है भारत के जलीय क्षेत्र को 3 भागों में, 3 जोन में, 3 मंडल्स में विभाजित किया जाता है ना। पहला टेरिटोरियल वाटर जिसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूअस जोन जिसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो ये देखिए भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा देखिए, इसमें जो पहला है ये ए जो है आपका क्या है, टेरिटोरियल वाटर है, और ये दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस जोन, और तीसरा क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। अब देखिए ये जो है
प्रादेशिक जल सीमा, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो ये 12 ये नॉटिकल माइल्स है ना, तक ये इसका विस्तार रहता है ना। एक बात बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल्स माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। 1 नॉर्मल माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। 1 फैथम गहराई नापने के लिए होता है, इज इक्वल टू 6 फीट। हाँ जी, तो ये देखिए इसका विस्तार कब कहाँ से कहाँ तक है, कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना। इस क्षेत्र में क्या क्या भारत को अधिकार है? इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जितने प्रकार के संसाधन है ना, वो संसाधनों के दोहन का एक्सप्लॉयटेशन का पूर्ण अधिकार है भारत को, है ना। तो ये है प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद दूसरा देखते हैं संलग्न क्षेत्र क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है। इसका विस्तार देखिए, यहाँ से जो ये 12 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक है ये, है ना, इसका विस्तार है। हाँ जी, इसमें क्या 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 अधिकार मिले हुए हैं? तो इसमें देखिए अप्रवासी कानून है, चाहे सीमा शुल्क है, चाहे पर्यावरण सुरक्षा है, या राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है भारत सरकार का। अप्रवासी क्या होता है? इमिग्रेंट्स होते हैं। इमिग्रेंट्स क्या होता है? जब एक देश से लोग दूसरे देश में रोजगार के लिए, कमाने के लिए जाके सेटल हो जाते हैं, है ना, तो वैसे व्यक्ति को इमिग्रेंट कहा जाता है, अप्रवासी कहा जाता है ना। तो अप्रवासी से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है इस क्षेत्र में भारत को, सीमा शुल्क लगाने का अधिकार है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ सरकार स्टेप उठा सकती है, और राजकोषीय अधिकार से संबंधित, राजकोषीय क्या होता है? आपके आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में भारत सरकार का लागू होता है ना। तो ये है आपका कंटिन्यूअस जोन या संलग्न क्षेत्र। उसके बाद जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है ना। ये देखिए कहाँ से है, ये देखिए 24 किलोमीटर से लेके 200 नॉटिकल, ये 24 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक है ना। इसको दूसरे शब्दों में बोले कि कंटिन्यूअस जोन से कितना है, ये 176 NM फैला हुआ है। यदि कोस्ट से बात करें तो हम 200 नॉटिकल माइल्स फैला हुआ है ना। तो ये है इसका विस्तार। इसमें देखिए कौन कौन से कानून है, ये बहुत ही खास करके कितना विस्तार है और क्या इनके अधिकार हैं भारत के, है ना, ये आपको जानना जरूरी है। और यही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है ये, है ना। ये देखिए ये 24 से बताया 200 NM के बीच जो है कुल 176 मील की चौड़ाई में स्थित है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 200 और यहाँ से 76, है ना। तो यहाँ से 24 हो गया, 200 में 24 घटा दिए 176 निकल जाता है ना। इस क्षेत्र के अंदर भारत को देखिए क्या क्या अधिकार प्राप्त है। पहला है सागरीय जल शक्ति, दूसरा है सागरीय संसाधनों और जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति, और तीसरा है खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है ना। तो भारत सरकार को इसमें जो है सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों एवं जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। तो ये इसके फंक्शन है ना। इस क्षेत्र में भारत के क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं ये दिया हुआ, यही चीज़ आते हैं, ये और ये बस ये प्रकार के। तो इसको अच्छा से आप देख लीजिएगा, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ चैनल्स के बारे में, है ना, कि ये चैनल जो है 2 आइलैंड्स को जो है डिवाइड करता है ना, और किस प्रकार करता है हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं करके। तो देखिए आज भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल की बात की गई है। यहाँ पर सबसे पहला है जो 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है ना, ये मिनिकॉय है, और ये देखिए मालदीव आइलैंड्स है ना। हाँ जी, तो इनके बीच में जो है ये, इसको बोलते हो 8 डिग्री चैनल। अब एटलस में देखिएगा साफ साफ नजर आएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, है ना। फिर उसके बाद है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। अब देखिए ये लक्षद्वीप है ना। हाँ जी, ये देखिए ये लक्षद्वीप है। हाँ जी, हाँ जी, और इनके बीच में जो है ये क्या है, 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप
आइलैंड, रिमिनिका है, दोनों के बीच में है ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। डिग्री चैनल है। उसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य है। ये देखिए 10 डिग्री चैनल है ना। ये अंडमान है यहाँ से लेकर, और यहाँ से निकोबार आइलैंड से, है ना। कार निकोबार है, लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, और लिटिल निकोबार है। लिटिल निकोबार आइलैंड है ना। हाँ जी। इसके बाद ग्रेट निको, तो ये जो निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड्स है, इनके बीच का जो है चैनल, ये 10 डिग्री चैनल कहलाता है ना। इसको देखिएगा, एटलस में आप देखिएगा, है ना। हाँ जी। उसके बाद है ग्रेट या महान चैनल, इसको सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ से जो बर्मा है ना, बर्मा के साथ जो है ये आइलैंड्स हैं सारे, ऐसे ऐसे करके आइलैंड है। भारत की यहाँ पोजीशन है ना। हाँ जी। थोड़ा सा इसको डिटेल में करके दिखाया हूँ, इतना दूर दूर नहीं है ये बेसिकली। तो ये देखिए आपका जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है, इनका सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों के बीच में जो है ये ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और सुमात्रा आइलैंड के बीच में जो है वो ग्रेट चैनल है ना। ये है ग्रेट चैनल। उसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है पाक जल डमरू मध्य है, पम्बन द्वीप है, रामेश्वर, आदम ब्रिज, आदम का पुल एवं मन्नार की खाड़ी। ये देखिए जी, ये तो पाक स्टेट हो गया है ना, ये पाक स्टेट हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर ये पम्बन ब्रिज है, और ये आइलैंड है पम्बन आइलैंड है। पम्बन आइलैंड पर है रामेश्वरम। और रामेश्वरम के नीचे जो है अब देखिएगा, ये जो है ब्रिज है, ये इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। बेसिकली पम्बन द्वीप भी एडम ब्रिज का है, और यहाँ पर एक आइलैंड है जो पहले इंडिया के पास था, है ना, लेकिन इसको जो है वो इसको इन्होंने दिया हुआ है, एग्रीमेंट के आधार पर दिया हुआ है। एक आइलैंड है यहाँ पर, इसको कच्चातीबू आइलैंड है ना, श्रीलंका को दिया। ये आइलैंड जो है कच्चातीबू आइलैंड, ये जो है मछली मारने का बहुत अच्छा सेंटर है। यहाँ काफ़ी आइलैंड जो है इसके आसपास मछलियाँ पाई जाती है, और इस आइलैंड पर रहने वाले लोग मछली का व्यवसाय करते हैं ना। हाँ जी। उसके बाद देखिए नीचे जो है आपको ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है ये, है ना। तो 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है, नॉर्थ से साउथ है ना। इसको देखिएगा अच्छा से। देखिए कोको चैनल है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। ये देखिए ये कोको द्वीप है ना, कोको द्वीप है, और ये देखिए उत्तरी अंडमान है, ये नॉर्थ है अंडमान, ये मिडिल अंडमान, और ये साउथ अंडमान है ना, ये साउथ अंडमान है ना। तो देखिए ये जो नॉर्थ अंडमान है और कोको आइलैंड, इसके बीच में जो चैनल है इसको बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल है ना। हाँ जी। उसके बाद देखिए माहिम क्रीक है, निवेशिका होती है। निवेशिका होती है एक पतली सी निवेशिका। निवेशिका मतलब होता है एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक्चुअली इनलेट जिसको बोलते हैं ना, जो काफ़ी दूर तक गई है। जैसे माहिम क्रीक जो है वो पतली सी जो है, इसको बे भी नहीं बोलेंगे, बे से काफ़ी नैरो होता है, ये स्मॉल इनलेट ऑफ वाटर होता है ना, पतली सी, इसको निवेशिका हिंदी में बोलते हैं। तो ये अंदर तक चली जाती है ना। एक माहिम क्रीक है मुंबई के पास, है ना, एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई के पास है, इसको माहिम क्रीक बोलते हैं। शुड बी नोटेड। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए यहाँ पर जी हाँ, पतली सी क्रीक है, इसको बोलते हैं माहिम क्रीक, है ना, माहिम क्रीक, माहिम क्रीक।
उसके बाद देखिए कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी आप देख रहे हैं कि कहाँ पर, देखिए ये कच्छ की खाड़ी है, ये यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, उसका मुहाना है, यहीं पर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखिए ये सॉरी कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी देखिए पश्चिमी ये पर है, यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है ये, है ना। तो खंभात की खाड़ी, ये खंभात गल्फ ऑफ कैम्बेज को खंभात हिंदी में बोलते हैं। खंभात की खाड़ी यहाँ पर गंगा, ये नर्मदा और तापी नदियाँ यहाँ पे गिरती है, मुहाना है उनका, है ना। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है ना। ये देखिए जो आपका इंडिया में जो लक्षद्वीप है आपका, है ना, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर लक्षद्वीप है ना, और यहाँ का जो पानी है ना, हाँ जी, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर, है ना, लक्षद्वीप सागर, यही है लक्षद्वीप सागर, यही है, ये जो है दोनों के बीच में लक्षद्वीप सागर है। उसके बाद डंकन पास है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, है ना। ये देखिए ये लघु अंडमान है ना, ये देखिए लघु अंडमान है ना, हाँ जी, ये लघु, और ये देखिए दक्षिणी अंडमान है ना। इन दोनों के मध्य जो है ये क्या है, डंकन पास है। ये देखिए ये जो पास है इसको क्या बोलते हैं, डंकन पास, डंकन पास। तो ये कुछ चैनल्स है ना, वाटर बॉडी है ना, कुछ चैनल्स है ना, इनके बारे में है। अब देखियो हमेशा एटलस लेके देखिएगा आप, है ना, तो पता है आपको आराम से चल जाएगा, है ना। ऐसे मैंने एक मोटा मोटा मैप बनाया है इनका, ताकि आपकी जानकारी के लिए, और आप आराम से इसको मेरे ख्याल से पढ़ने में आसानी होगी आपको, है ना। तो आइए अब देखते हैं भारत के जो प्रशासनिक संगठन है स्टेट्स का, है ना, वो देखते हैं। और देखते हैं उसमें कुछ स्टेट्स जो है। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत का प्रशासनिक संगठन, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन भारत का क्या है ना। ये देखिए वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। 28 क्यों हो गए, क्योंकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो टूट गया ना तेलंगाना में और सीमांध्रा में, है ना। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर एक राज्य था वो घट गया, 2 उसके यूनियन टेरिटरी हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। इसी कारण जो है वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हुए, 8 नहीं 9 हो जाते, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए, 7 थे पहले, 9 हो जाते। लेकिन क्या हुआ कि दादर नागर हवेली, है ना, और दमन और दीव, इन दोनों को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादर नागर हवेली दमन दीव, और उसका कैपिटल रखा गया दमन को, है ना। तो इस तरह से जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8, है ना। भारत की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा राज्य क्या, मध्य प्रदेश था, कि छत्तीसगढ़ निकल गया उससे, है ना, तो वो दूसरे नंबर पर आ गया, पहले नंबर पर आपका राजस्थान आ गया, है ना, हाँ जी। और गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं ना, देखिए घटते हुए क्रम में, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, हाँ जी। तो ये हाल है राज्य और उनका जो बड़े और छोटे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में, आंध्र में और केरल में है ना। इसके 4 क्षेत्र हैं, देखिए कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं, पुडुचेरी है, कराईकल है, यनम है और माहे है। पुडुचेरी देखिए मुख्य है वो तमिलनाडु में आता है, कराईकल भी तमिलनाडु में आता है, यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में आता है और माहे केरल में आता है ना। देखिए इससे ये देखिए लोकेशन यहाँ दिखाया है कि यनम है, यहाँ पर पुडुचेरी है, ऊपर थोड़ा मद्रास है, यहाँ पर कराईकल है और ये माहे है केरल में, है ना, हाँ जी। ये प्रश्न पूछा जाता है ऐसे
कि बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो भारत के दोनों कोस्टों में, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों में विस्तृत है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। क्योंकि देखिए ईस्टर्न कोस्ट ये है यनम, पुडुचेरी और कराईकल, और वेस्टर्न कोस्ट में है माहे। तो दिस शुड बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न आ चुका है, स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है ना। हाँ जी। आइए अब देखते हैं कि विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र और उसका भारत में विलय। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई ट्रेड करने के लिए, बाद में यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया, है ना। तो पहले पुर्तगाली थे, है ना, उसके बाद डच आया, उसके बाद जो है फ्रेंच आया, उसके बाद इंग्लिश आए, है ना। तो सब अभी अभी आए, तो सब उन्हें अपनी बस्तियाँ बसा ली, है ना, फैक्ट्री बसा ली है यहाँ पर, है ना। तो और देखते हैं कि भारत में कब वो शामिल हुए। तो देखिए चंद्रनगर, कलकत्ता के पास चंद्रनगर है ना, ये फ्रांस के अधीनस्थ जो क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो चंद्रनगर जो है कब जो है इसका भारत में शामिल हुआ? 19 जून 1946 को, स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले, आज़ादी से पहले। ये 26 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी जो है 280 वर्ग किलोमीटर है, 1 नवंबर 1954 को हुआ। और बाकी कराईकल, माहे और यनम जो है 135, 59 और 15 स्क्वायर किलोमीटर है, और सभी जो है 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल हुए हैं, है ना। कुल मिला के देखिए कितना ये वर्ग किलोमीटर है? 515 वर्ग किलोमीटर है। जो फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे, है ना, जो भारत में शामिल हुए, कितने? 515 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए दूसरा पुर्तगाल के अधीनस्थ, है ना, क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल क्या है भारत में शामिल, कब शामिल हुए? देखिए दादर है, दादर जो है 21 जुलाई 1954 को ये शामिल हुआ भारत में। नागर हवेली जो है आपका 554 स्क्वायर फीट है, 2 अगस्त 1962 को जो है भारत में शामिल हुआ। दमन और दीव जो है 35 स्क्वायर किलोमीटर है, ये 19 दिसंबर 1964 को शामिल हुआ भारत में। उसके बाद गोवा है, गोवा जो है 3090 स्क्वायर किलोमीटर है, ये 21 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल हुआ। तो कुल क्षेत्रफल की कितना हुआ ये पुर्तगाली अधीनस्थ क्षेत्रों का? 3679 स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर, है ना, ये जो भारत में इनका शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तिथि समेत यहाँ दिया हुआ है ना। तो आइए दोस्तों, ये लास्ट जो है, ये लेक्चर का लास्ट जो है आज का। तो ये गोवा कब जो है भारत का जो है स्वतंत्र राज्य बना? अब 25वां राष्ट्र बना था, आपको पता है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन एक्ट लाया गया था? 56वां संविधान संशोधन लाया गया था 1987 में बना। ये भी याद रखिए, ये साल भी याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद रखिए। और भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना ये, है ना, गोवा। ये पुर्तगाल के अधीनस्थ था, है ना। आज़ादी के बाद भी काफ़ी सालों तक बना रहा, 1961 में बना। ये क्या बोलते हैं 60, हाँ जी। तो स्टेट पहले यूनियन टेरिटरी बना था, बाद में स्टेट बना, है ना। 1961 में स्टेट बना था, यूनियन टेरिटरी बना, सॉरी। उसके बाद 1987 में स्टेट बना। देखिए 5 जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स है भारत के, कौन कौन से हैं? देखिए मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड है और तेलंगाना है ना। अभी जो नया स्टेट बना हुआ है ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। याद रखिएगा, नया स्टेट तेलंगाना वो ऐड हो गया है इसमें, है ना। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख द्वीप है ऐसे है। पहले तो उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य है, फिर दक्षिणी है, फिर लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान जिसको बोलते हैं, फिर कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर ग्रेट निकोबार है, इसको बड़ा निकोबार कहते हैं। तो भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है ना। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी। और देखिए जो ग्रेट निकोबार है, इसी पर हमारा जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, स्थित है। आपको बताया था कि इसको पहले क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, है ना। किसने दिया था? कि ये इसी पर जो है एक लिखा था, इन्होंने नोबेल लिखा था, है ना, जॉर्ज बेर्नार्ड साहब, इसी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद इसका नाम हटा के इंदिरा पॉइंट रखा गया, इंदिरा गांधी के नाम पर, है ना। तो ये है। और देखिए 2-3 फैक्ट है, इसको जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बैरन द्वीप जो है, जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड है, ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य
अंडमान के पूर्वी भाग में, ये मध्य है ना, उसके पूर्वी भाग में यहाँ पर स्थित है बैरन द्वीप। और देखिए नरकुडम द्वीप जो है ये ना है, थोड़ा सा शार्प नहीं हो रहा है। नरकुडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान के, ये देखिए उत्तरी अंडमान है, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। एक ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी अभी सुसुप्त, अभी जागृत नहीं है। जागृत सिर्फ कौन है, वेरन आइलैंड है ना, वेरन आइलैंड जो, और कहाँ पर, मध्य अंडमान के आसपास जो है। नरकुडम भी इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप है ना। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये मरकत, बहुत VBI सॉरी मरकत द्वीप आई से पूछा जा चुका है। मरकत द्वीप के नाम से भी जाना था। मरकत द्वीप मतलब जिसको एमराल्ड आइलैंड बोलते हैं। एमराल्ड मतलब यहाँ हरी मनी पाई जाती है ना, ग्रीन, इसलिए इसको मरकत आइलैंड या एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। अब लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति के द्वारा, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं ना, कोरल रीफ, कोरल रीफ से बना हुआ है ना, REEF है ना, कोरल रीफ से बना हुआ है। और लक्षद्वीप का जो मिनी काय है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा भाग है। और बाकी तो हमने बताया है कि पासवर्ड चैनल के बारे में तो बता दी है। और बाकी जो लक्षद्वीप है और इसके बारे में है अंडमान निकोबार है ना, जब फिजियोग्राफी हम पढ़ेंगे तो डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा अभी और, है ना। तो ये आज का जो है वीडियो का अंत होता है ना। दोस्तों देखिए, मेरी मेहनत आपको सही लगती है, उपयोगी लगती है, और आपको लगता है कि मतलब इससे आपको फ़ायदा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ में अब बेल आइकन है, ज़रूर प्रेस कीजिए, है ना। देखिए इससे क्या है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊँ, है ना। ओके, थैंक यू।